हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि अभी जस्ट हमने अपनी पूरी नई सीरीज़ की नई एनसीईआरटी बुक हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा समय आता है रिवीजन का। तो ये जो सीरीज़ में चला रहा हूँ वन शॉट सीरीज़ होगी, जिसमें मैं एनसीईआरटी हर एक टॉपिक को समझाते हुए एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उनको लेते हुए वन शॉट वीडियो में आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद वाली जो सीरीज आएगी उसमें हम क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न को लेके हुए क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी को आप हल्के मत लो, क्योंकि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, इंपॉर्टेंट वगैरह डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिएगा, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं बनाया, सिर्फ आप लोगों के प्यार के भरोसे, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा मैंने लेक्चर ज़्यादा दे दिया है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। रेगुलर अब आपको डेली वन शॉट वीडियो मिलती रहेगी। तो जो काम की चीज़ें हैं वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में भी हम नहीं घुसेंगे, ठीक है। जो काम की चीज़ें हैं बस वही बताई जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल हर एक चीज़ इन डेप्थ में जानी है, उसके लिए आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज देख सकते हैं जो एक्सरसाइज वाइज है, ठीक है। पहला जो टॉपिक है वो जो एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एग्जाम में आएगा ही आएगा। 3 टाइप के रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, ठीक है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, उस संबंध को हम क्या कहते हैं बच्चों? तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। आइए फटाक से हम जान लेते हैं कि भैया स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? हमारे पास अगर कोई समुच्चय है, ठीक है, और उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं उनका प्रत्येक अवयव का खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण से समझोगे आप, उदाहरण में ले लेता हूं, ठीक है। मैंने एक समुच्चय ले लिया ए, जो कि है 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास अगर कोई ऐसा संबंध है आर, इसमें कितने अवयव? 3 अवयव है, तीनों का खुद के साथ 1,1, 2,2, ठीक है ना, और 3,3। तो ये जो संबंध है, ये एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि इस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हमारे पास क्या होना चाहिए? ए, आर में होना चाहिए। ए के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सभी का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे ये संबंध हमारा स्वतुल्य है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा संबंध ले लूँ, जैसे कि 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, और एक ये मैंने लिख दिया 2,3, ठीक है। ये स्वतुल्य नहीं है। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कौन सा नहीं है? 3,3 नहीं है। इस वजह से ये स्वतुल्य नहीं है, ये वाला संबंध ये है। तो सेट के अंदर जितने भी अवयव मौजूद होते हैं उन सभी अवयवों का खुद का संबंध खुद के साथ होना अनिवार्य है। अगर हम बात करें नेक्स्ट सिमेट्रिक, सम्मित संबंध क्या कहलाता है? सिंपल सी बात बता दूं, ए और बी हैं। अगर ए का संबंध आप बी के साथ दिखाते हो तो आपको बी का संबंध भी ए के साथ दिखाना होता है, ठीक है। यदि ए का संबंध बी के साथ है तो हमें क्या चाहिए होता है कि भैया बी का संबंध भी ए के साथ है। अगर ऐसा होता है तो इस संबंध को हम क्या कहते हैं? सममित संबंध कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर अवयव है 1 2 3। आसान उदाहरण ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो, रिवीजन वीडियो है ये आपकी। तो मैंने एक संबंध ले लिया, जैसे कि संबंध मेरे पास है 1,1 है, 2,2 है, 2,3 है, 3,2 है। ये एक संबंध है। हमें जांच करनी है सिर्फ सम्मित की, ठीक है। देखिए, जैसे अलग अलग अवयव होना चाहिए। 2 का संबंध 3 के साथ है तो 3 का संबंध भी 2 के साथ है, ठीक है। यहाँ देखिए, 2 का संबंध 3 के साथ है तो यहाँ पर 3 का संबंध भी 2 के साथ है। तो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर एक संबंध और बना दूँ, जैसे मैंने एक संबंध लिख दिया, जैसे यहाँ पर 1,1, 2,3, 2,2 है ना, ये संबंध है। तो ये सम्मित नहीं है, क्योंकि देखिए 2 का संबंध 3 के साथ है, अलग अलग एलिमेंट है ना दोनों। तो अगर 2 का संबंध 3 के साथ है परंतु 3 का संबंध 2 के साथ इसमें है क्या? नहीं है, तो ये भैया हमारा सम्मित नहीं होगा। अगर रही बात स्वतुल्य की, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, क्योंकि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ यहाँ पर नहीं है।
ठीक है, तो ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित है। अगर इसकी बात की जाए, ये तो ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है। ठीक है, संक्रामक की अगर मैं बात करूं, संक्रामक क्या होता है, तीन अवयव होने चाहिए अलग अलग। ठीक है, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें क्या दिखाना होता है कि ए का संबंध सी के साथ है। परिभाषा क्या है, यदि बच्चों, यदि ए का संबंध बी के साथ है, यदि यदि बी का संबंध सी के साथ है, बी पे खत्म हो रहा है तो बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो क्या होता है दोस्त, तो ए का संबंध सी के साथ अगर मिल जाता है तो वो संबंध क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देके समझाते हैं। अब मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसके अंदर अवयव है 1 2 3। मैंने एक रिलेशन लिया जैसे कि है 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। ठीक है, मैंने लिया है 2,3 है। ठीक है, फिर मैंने लिया 3, जैसे 1,2 ले लिया। ठीक है, 2,3 हो गया, 1,2 2,3 1,3 है। इस संबंध को ध्यान से देखिए, ये क्या है दोस्त, ये स्वतुल्य तो है, खुद जितने भी सेट के पास अवयव है उन सभी का संबंध खुद के साथ है। अब देखो अलग, एक का संबंध दो के साथ है, दो पे खत्म हो, दो से स्टार्ट होना चाहिए, दो का संबंध तीन के साथ है, तो यहाँ से बचा एक और यहाँ से बचा तीन। क्या एक का संबंध तीन के साथ है, बिल्कुल है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 पे खत्म हो रहा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 का संबंध 3 के साथ है, तो क्या एक का संबंध 3 के साथ है, जी बिल्कुल है, एक का संबंध 3 के साथ भी है, अर्थात ये क्या है, संक्रामक संबंध। तो स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, और तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है तो वो संबंध क्या होती है, तुल्यता संबंध होती है। आपके एग्जाम में तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न 5 नंबर में, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक चेक करने के लिए 2 नंबर में 100% मोहर लगा के आएगा ही आएगा। ठीक है, ये हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसी चैप्टर से कम 8 से 10 नंबर का आपके एग्जाम में फंस जाएगा, और ये सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उदाहरण नंबर 4 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समुच्चय हमें दे रखा है 1 2 3 और ये संबंध हमें दे रखा है। ठीक है, प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हल में आ जाते हैं, एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। दिया है, हमें दे रखा है समुच्चय, समुच्चय का नाम मैंने ए दे दिया, ए हमको दे रखा है 1 2 3, और हमें क्या दे रखा है दोस्त, संबंध दे रखा है। ठीक है, संबंध आर जो हमें दे रखा है, आर फॉर रिलेशन, संबंध। संबंध क्या दे रखा है, एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ दे रखा है, एक का संबंध दो के साथ दे रखा है, और दो का संबंध तीन के साथ दे रखा है। यह संबंध हमको दे रखा है। अब हमें चेक करना है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, एक एक करके। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि समुच्चय में जितने भी अवयव है उन सभी अवयव का खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे भैया, एक का एक के साथ है, दो का दो के साथ है, तीन का तीन के साथ है, तो यहाँ ऐसे लिखोगे चूंकि 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3 आर में है। ठीक है, तो लिखोगे चूंकि a, आर में है और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अतः आर स्वतुल्य है, अतः संबंध क्या है, स्वतुल्य है। ऐसे एग्जाम में लिखना है, कई बच्चों को लिखना नहीं आता। ठीक है, नंबर कटते हैं प्रेजेंटेशन के, इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे नंबर 2 पे, नेक्स्ट हम चेक करेंगे सम्मित। सम्मित संबंध, सम्मित पे आ जाओ प्यारे बच्चों। देखो यहाँ एक का संबंध दो के साथ है, एक का संबंध दो के साथ है,
तो दो का संबंध एक के साथ होना चाहिए। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ चाहिए होता है। क्या दो का संबंध एक के साथ है? क्या 2,1 इसके अंदर है? बिल्कुल भी नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। एक का भी मना हो जाएगा ना, तो मना हो जाता है। ऐसे 2,3 देखो, 2,3 है लेकिन 3,2 इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो सम्मित नहीं है। नंबर 3 पे आ जाओ, संक्रामक संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता है अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो हमारा ए का संबंध सी के साथ दिखाना होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए, एक का संबंध दो के साथ है, दो पे खत्म हुआ है, दो से स्टार्ट हो रहा है, दो का संबंध तीन के साथ है। यहाँ लिखेंगे चूंकि एक का संबंध दो के साथ है, दो पे खत्म हो रहा है, दो से स्टार्ट होना चाहिए, दो का संबंध तीन के साथ है, तो क्या एक का संबंध तीन के साथ है? बिल्कुल है। 1,3 आर में है, 1,3 1,3 आर में है? नहीं है, 1,3 आर में नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। शानदार क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जो एग्जाम में बार बार रिपीट मोड पे पूछा जाता है। ठीक है, आराम से बन के आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में ये जो संबंध हमें दे रखा है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है ना वो बी स्क्वायर के या तो बराबर है या उससे छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। ये क्वेश्चन किसी साल 2 नंबर में तो किसी साल 5 नंबर में पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों, ये जो सीरीज आप हल्के में मत लेना, या इन वीडियोस में जो आपका रिवीजन में करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गणित में, तो मेरे कहने पे अगर आप कुछ ना करो, इस वन शॉट वीडियोस को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे कम समय में। ठीक है, तो हल में आ जाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है हमको क्या दे रखा है दोस्तों, कह रहे हैं जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। हमारे पास समुच्चय क्या है? समुच्चय जो हमें दे रखा है वो समुच्चय, इसको सेट ए मानते हैं, ये हमें आर दे रखा है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, ठीक है। और हमें संबंध क्या दे रखा है? इस आर में और इस आर में अंतर है। देखो, इस आर को मैंने नोटेशन थोड़ा अलग दिया है, डंडा लगाया है ना, ये बता रहा है रियल नंबर को, और ये आर बता रहा है रिलेशन, संबंध को। ठीक है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है सच दैट कि जो ए है वो बी स्क्वायर के बराबर है या उससे छोटा है। चेक करते हैं। सब चीज को मना करना है, और मना किसी चीज को अगर सिद्ध करना होता है बाई लैंग्वेज लिखते हैं, किसी चीज को मना करना होता है तो उदाहरण देके मना किया जाता है। ठीक है, तो मैं मना करता हूं। मैं सबसे पहले संबंध पे आ जाता हूं, स्वतुल्य। देखो, हाँ करने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं, हाँ करने के लिए। आपको ना करने के लिए हमेशा सोचना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने 1/2 ले लिया, जो कि इस आर से आता है, वास्तविक संख्या से मैं ले रहा हूँ। जो भी आप एलिमेंट्स लेंगे वो आर से ही आना चाहिए, समुच्चय से ही आना चाहिए। अब आप देखो 1,2 आर में अगर हम लेते हैं तभी तो खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए ना, समुच्चय में, स्वतुल्य संबंध में। तो यहाँ देखो, ये ए की जगह पे होना होगा और ये बी। अगर ये चीज आर में है तो इस संबंध को क्या करना चाहिए, संतुष्ट रखो। यहाँ पर ए की जगह पे 1/2, ए की जगह पे 1/2 और करो। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन को ये मना कर रहा है। अतः 1,2 आर में नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। कौन सा संबंध है? सम्मित संबंध है। सम्मित में क्या होता है, अगर ए का संबंध आप बी के साथ ले रहे हो तो बी का संबंध भी ए के साथ आपको दिखाना होता है। हालांकि आपको उत्तर पता है, ये मना करना है, तो मना करने के लिए आप सोच लीजिए। मैं क्या सोचता हूँ, यदि माइनस का 2 ले लिया और कॉमा 5 ले लिया, मैंने कहाँ से लिया है? वास्तविक संख्या से लिया है। माना -2, 5 आर में है। अगर ये आर में है तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर। संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 25 बड़ा है -2 से, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अगर -2 का संबंध 5 के साथ है तो 5 का संबंध -2 के साथ होना चाहिए। अगर है तो ये ए की जगह पर रहेगा और ये बी की जगह पर। इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। क्या 5 4 से छोटा होता है? बताओ, क्या 5 4 से छोटा है? नहीं। इस कंडीशन को मना कर दिया इसने। तो मना कर दिया, यानी कि अगर -2 का संबंध 5 के साथ है तो 5 का संबंध -2 के साथ नहीं है। ठीक है, अतः आर सम्मित नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड हम चेक करेंगे संक्रामक। तीसरा संबंध संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध क्या होता है प्यारे दोस्तों? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। चूंकि मना करना है तो उस हिसाब से सोचना। अगर आप सोचोगे ना तो बहुत से हाँ हाँ बोलेगा, लेकिन आपको मना करने का सोचना है, तो थोड़ा दिमाग लगा के आपको सोचना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया, ए की जगह पे मैंने 2 ले लिया, बी की जगह पे मैंने -2 ले लिया, और सी की जगह पे मैं क्या लेता हूँ? -1 लेता हूँ। ठीक हो गया। तो देखो, यदि ए का संबंध बी के साथ हो, ठीक है, तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ए का संबंध बी के साथ बोले तो 2 का संबंध -2 के साथ अगर हो तो क्या होगा? यहाँ ये ए की जगह पे होगा और ये बी की जगह पर। संतुष्ट कर रहा है। जो 2 है वो 4 से छोटा होता है, संतुष्ट कर रहा है कंडीशन को। अब जैसे -2 पे खत्म हो रहा है तो -2 से स्टार्ट होना चाहिए। यदि बी का संबंध सी में हो, बी की जगह पे क्या है? -2 है और सी की जगह पे मैंने -1 लिया है, तो कंडीशन को क्या आ जाएगा? संतुष्ट करना चाहिए। इधर -2 और इधर -1 रखेंगे, वर्ग करेंगे, का वर्ग। ये भी संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है कि ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, है ना? सो देखिए, तो 2, -1 क्या आर में है? इधर 2 हो जाएगा, इधर -1 का वर्ग हो जाएगा। इस चीज को संतुष्ट करना चाहिए। क्या 2 1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। कंडीशन को लास्ट वाले ने मना कर दिया। ठीक है, तो 2, -1 आर में नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आलतू फालतू क्वेश्चन इस वीडियो में लाया ही नहीं हूँ, सिलेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में आते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आए ना तो तुम मुझे अपने घर बुला के 2 जूते मार लो। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है। और ये आजकल के छपरी यूट्यूबर से बच के रहो। और मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। वेल क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, वेल एक्सपीरियंसड हूँ, और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। ये आएंगे या फिर इससे मिलते जुलते जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार हर साल आता है, कभी तो 8 नंबर में भी आ जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक है, कह रहे सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, ठीक है, जो हमारा सेट है वो पूर्णांक का समुच्चय है, सारे पूर्णांक है यहाँ पर। ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि a - b को ना संख्या 2 विभाजित कर देती है। ठीक है, ये संबंध हमें दे रखी है, तो जो दिया है वो तो लिख लोगे।
हमें बताना है कि प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। अगर मुझे तुल्यता संबंध सिद्ध करना है दोस्त, तो मुझे पता है ना कि ये स्वतुल्य भी होगा, ये सम्मित भी होगा और ये संक्रामक भी होगा। ठीक है, मुझे पता है क्योंकि इसने बोल दिया सिद्ध कीजिए। तो दिया है, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, दिया है करके लिखते हैं। दिया है समुच्चय मेरे पास क्या है, समुच्चय ए से दर्शाते हैं, जेड है पूर्णांकों का समुच्चय। और संबंध मेरे पास क्या है, संबंध आर। ये हमको दे रखा है कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है सच दैट कि ए माइनस बी 2 को विभाजित करती है। संख्या 2, ए माइनस बी 2 से विभाजित है, इन शॉर्ट 2 से विभाजित है। ये हमको दे रखा है। ठीक है, अब हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध। जैसे लिखना है प्यारे बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कई बच्चों को ये क्वेश्चन आता है लेकिन लिखना नहीं आता है, और लिखने के ही नंबर मिलेंगे इस प्रश्न में। ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है। कोई भी चीज़ सिद्ध करनी है उसे वर्ड्स में लिखते हैं, कोई भी चीज़ मना करनी है उदाहरण दे के मना करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे, यदि एक अवयव में ले रहा हूँ ए, कहाँ से ले रहा हूँ, पूर्णांक से ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए कॉमा ए अगर आर में है, ठीक है, ऐसे नहीं, देखो यहाँ लिखता हूँ चूंकि, क्योंकि अगर ए का संबंध ए के साथ मुझे दिखाना है तो ए की जगह तो ए रखना है, बी की जगह पे भी मुझे ए रखना है ना। ए माइनस ए क्या आ जाएगा, 0। 0 2 से विभाजित है, 0 हर एक संख्या से विभाजित होता है ना, 0 हर किसी से कट जाता है, तो कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ए का संबंध ए से हो जाएगा। और एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट ए या जेड लिख दो। ठीक है, अतः आर स्वतुल्य है। आर क्या है दोस्तों, स्वतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध में क्या हो जाएगा दोस्तों, सम्मित संबंध में आप क्या लिखोगे, यदि ए और बी 2 अवयव में कहाँ से ले रहा हूँ, जेड से ले रहा हूँ। यदि अगर ए का संबंध बी के साथ है तो मुझे क्या दिखाना है कि बी का संबंध भी ए के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा, ए माइनस बी 2 से विभाजित है। बी 0 लगा, बी लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या, विभाजित। अगर ए माइनस बी 2 से विभाजित है, मैं यहाँ से माइनस उभनिश लेता हूँ, विभाजित है कि नहीं। सो देखो पूर्णांक की बात हो रही है, अगर 4 2 से कट रहा है तो -4 भी तो 2 से कटेगा, क्योंकि यहाँ बात पूर्णांक की हो रही है। तो अगर a माइनस बी 2 से कट रहा है तो b माइनस ए भी 2 से कट रहा है। कटना इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर कटना इंपॉर्टेंट है। अगर a माइनस बी 2 से कट रहा है तो a का संबंध b के साथ था, अगर b माइनस ए 2 से कट रहा है तो b का संबंध हाँ a के साथ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कि b का संबंध किसके साथ है, a के साथ है। अतः r सममित है। अतः r क्या है प्यारे बच्चों, सममित है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या होता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना अनिवार्य है। तो मैं लेता हूं यदि ए बी सी मैंने कहाँ से लिया, पूर्णांक से लिया, मानते हैं, माना कि ए का संबंध बी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो ए माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। समीकरण नंबर 1 बी पे खत्म हुआ है ना, बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे माना
बी कॉमा सी, बी का संबंध सी के साथ है। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो बी माइनस सी कंडीशन के अनुसार है ना, 2 से विभाजित है। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना है हमेशा इस स्टेप में आने के बाद। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या है, दोनों को जोड़ देना है। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a माइनस बी प्लस यहाँ से क्या है दोस्तों, b माइनस सी, ठीक है। 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ये स्टेटमेंट कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से विभाजित है, ठीक। अब कुछ कट पिट रहा होगा, देखेंगे कि भैया माइनस का भी प्लस का भी कटा, अंदर क्या बचा, a माइनस सी 2 से विभाजित है, ठीक है। अब आप देखो, अगर a माइनस सी 2 से विभाजित है, जैसे a माइनस बी 2 से विभाजित था तो a का संबंध b के साथ था। a माइनस सी अगर 2 से विभाजित है तो प्यारे बच्चों a का संबंध किसके साथ हो जाएगा, c के साथ हो जाएगा। यही तो अपने को चाहिए था, a का संबंध b के साथ है, b का संबंध c के साथ है, तो a का संबंध हमने c के साथ दिखा दिया। अतः r संक्रामक है, अतः r मेरा क्या है, संक्रामक है। अब लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि r, r मतलब रिलेशन, शोधतुल्य सम्मित कॉमा संक्रामक, तीनों है, इसलिए यह तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यही अपने को सिद्ध करना था। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, ओके। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या समुच्चय ये और संबंध ये दे रखा है, परिभाषित संबंध श्रोतुल्य संबंध या संक्रामक है या नहीं है। तो देखो समुच्चय मेरे पास क्या है, दिया है, समुच्चय में दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और संबंध मुझे ये दे रखा है। अब इसको मैं देखो कैसे बना के दिखाता हूँ। बी किसके बराबर है, a+1 के बराबर है, ठीक है। ये ए ये बी है, चित्र के रूप में बना के दिखाता हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी आपका a+1 है, ठीक है। जो सारे मेंबर आएंगे वो इसी सेट से ही आएंगे। अगर ए में 1 लेता हूँ, रखो 1, ए की जगह पे 1 रखोगे, 1+1 पे मुझे 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ रखने पर 1+1 मुझे 2 देगा। 2 रखूँगा, 2+1 मुझे 3 देगा। 3 रखूँगा, 3+1 मुझे 4 देगा। 4 रखूँगा, 4+1 मुझे 5 देगा। 5 रखूँगा, 5+1 मुझे 6 देगा। 6 तक ही है। और 6 रखूँगा तो 7 देगा। 7 सेट के पास है ही नहीं, तो मैं नहीं ले सकता 6, ठीक है। तो मेरे पास संबंध क्या मुझे मिला, अतः आर मेरे पास क्या मिला, संबंध क्या मिला, 1 ने मुझे 2 दिया, 2 ने मुझे 3 दिया, 3 ने मुझे 4 दिया, 4 ने मुझे 5 दिया और 5 ने मुझे 6 दिया। यही संबंध मेरे को मिला, ठीक है। चौथी संबंध संक्रामक है या नहीं है ये आपको चेक करना है। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। नंबर 1, चौतुल्य। चौतुल्य संबंध है या नहीं है। चौतुल्य संबंध कब होता है, सेट के पास जितने भी अवयव हैं सभी अवयव का खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। जैसे 1,1 2,2, यहाँ तो एक भी नहीं है ना, तो लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में नहीं है, ETC, ठीक है ना। यहाँ मना कर देंगे चूंकि A, आर में नहीं है और एवरी A बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अतः आर चौतुल्य नहीं है। आर प्यारे बच्चों क्या है, शोतुल्य नहीं है।
ये आप मना कर देंगे, ठीक हो गया। सबमिट पे आ जाओ। नंबर 2, सबमिट चेक करते हैं। ठीक है, सम्मित संबंध में आ जाओ। सम्मित संबंध क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए, है ना, बाबू मोशाई वाला एक्टिंग। अगर इसका उसके साथ है तो इसका इसके साथ होना चाहिए। तो यहाँ देखो, 1 का अगर 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ है क्या? यहाँ देखो, चूंकि 1,2 आर में है, परंतु क्या 2,1 आर में है? बिल्कुल भी नहीं है। अतः आर सम्मित नहीं है। किसी चीज को मना करना है, उदाहरण देके मना करते हैं, काउंटर एग्जाम्पल देके मना करते हैं कि मना क्यों कर रहे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट संबंध में आ जाओ, थर्ड वाला, संक्रामक। संक्रामक संबंध, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है कि नहीं। सो देखिए, यहाँ देखिए, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो बाबू मोशाई ए का संबंध किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ होना चाहिए। क्या यहाँ पर है? देखते हैं। देखो यहाँ पर 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 पे खत्म हो, 2 से स्टार्ट करो। 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 3 के साथ है। ओहो, क्या फिर क्या 1 का संबंध 3 के साथ है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे भाई, 1 का संबंध 3 के साथ है क्या? नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब मैंने कुछ एक ऑब्जेक्टिव भी ले लिया है भाई, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। मान लीजिए ये हमारा समुच्चय है, ठीक है, 4 अवयव है 1 से लेकर 4 तक, और ये संबंध दे रखा है। आपको चेक करना है स्वतुल्य समित संक्रामक। तो देखो, 1,1 है, 2,2 है, 4,4 है, 3,3 भी है। स्वतुल्य तो भैया ये है, ठीक है। फिर देखो, यहाँ 1 का संबंध 2 के साथ है, क्या 2 का संबंध 1 के साथ है? नहीं है, संक्रामक नहीं है और सम्मित नहीं है। ओके, फिर आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे 1 का संबंध 2 के साथ है, ठीक है, और आ जाओ, देखो तो ऑप्शन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है? स्वतुल्य सम्मित नहीं था माना। आर स्वतुल्य सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है, गलत। आर स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। रुकते हैं, आर सम्मित तथा संक्रामक है, सम्मित तो बिल्कुल है ही नहीं, ये गलत। आर एक तुल्यता संबंध है, गलत। 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एग्जाम में बार बार आता है। मान लीजिए कि समुच्चय एन में जो संबंध हमें दे रखा है, ए का संबंध बी के साथ इस प्रकार है कि ए जो है वो b-2 के बराबर है, बी का मान आपको 6 से बड़ा ही लेना है। तो इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? 6 से बड़ा कौन हुआ? 8 हुआ। 8 2 बार है, 7 भी हुए। 8 चूंकि 2 बार है तो मैं क्या करता हूँ, बी को 8 ले लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ। 8 - 2, तो ए का मान क्या हो जाएगा? 6। ए को बी आर में है, तो ए बी हमने 8 माना था और ए हमें क्या मिला? 6। तो 6,8 आर में होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, दुविधा, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो संबंध वाला टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे फलन के बारे में। फलन क्या होता है, फलन के प्रकार के बारे में। फलन संबंध उतना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ आपके एग्जाम में आएगा प्रकार वगैरह, उसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वन वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, वन वन फंक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं, अगर मेरे पास कोई फलन है, सपोज कि मेरे पास कोई फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, एक फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है। ठीक, मैं आपको चित्र के अनुसार समझाता हूँ। ये अपना ए है, ठीक है, ये अपना ए है, ये अपना बी है, और इसके अंदर हमारा क्या जा रहा है? फलन जा रहा है। कोई भी फलन जो होता है बिना संबंध के कोई फलन बन नहीं सकता। अगर कहीं पर फलन है तो वहाँ संबंध जरूर होगा। एक स्टेटमेंट भी है, हर एक फलन संबंध होता है, परंतु हर एक संबंध फलन हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सो देखिए, अगर मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर ए ने मुझे 1 दिया, ठीक है, बी ने मुझे 2 दिया और सी ने मुझे 3 दिया, तो ये एक ही फलन है। हर एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। एक बंदे की एक ही गर्लफ्रेंड है,
ठीक है। अगर किसी एक बंदे की 2 गर्लफ्रेंड हो जाएगी, वो चीट कर रहा है, और चीटिंग जब कर रहा है तो वो एकाकी नहीं होगा, फिर वो एक एक के साथ संबंध में नहीं है। सपोज कीजिए मैं ऐसा दिखा देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास ए है और बी है, ए ने भी मुझे 1 दिया है और बी ने भी मुझे, सपोज करो ए ने मुझे 1 दिया और बी ने भी मुझे 1 दिया है, तो ये एकाकी नहीं है, ये बहु एकाकी है, इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये देखिए एफ ए भी मुझे 1 दे रहा है और एफ बी भी मुझे 1 दे रहा है, तो भाई 2 अलग अलग लोग एक ही बंदे के साथ संबंध बना रहे हैं, है ना। तो ये भैया क्या क्या नहीं है, ये एकाकी नहीं है, ये एकाकी है। लेकिन मैथमेटिक्स वे में आपको ऐसे नहीं लिखना होगा, प्रश्नों को हल करना होगा। तो प्रश्नों को हल करने के 2 कॉन्सेप्ट हैं। यदि देखिए, यदि आप x1 और x2 इस सेट से लेते हो, ठीक है, ए से लेना होता है, और मान लेते हो, माना कि फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के बराबर है, तो ये तभी संभव है जब x1 बराबर हो x2 के, यानी कि वो एकाकी होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिखा दो। या फिर अगर x1 और x2 बराबर नहीं है तो आपका फलन x1 और फलन x2 भी बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये भी दिखा देते हो तो भी एकाकी है, ठीक है। एकाकी समझ गया, बहु एकाकी समझ गया, ठीक है। फलन में एक चीज ये भी है, फलन में क्या है, एक चीज ये है, एक इनपुट 2 आउटपुट नहीं दे सकता फलन में कभी भी। देखो ये 2 डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे रही है, फलन है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं अगर यहाँ कर दूं, जैसे यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया, 1 मुझे ए मुझे 1 भी दे रहा है और ए मुझे 2 भी दे रहा है, तो भैया ये फलन नहीं है। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के सेम आउटपुट हो सकते हैं, फलन है। लेकिन एक ही इनपुट के अगर 2 आउटपुट आ रहे हैं या 2 से ज्यादा आउटपुट आ रहे हैं तो फलन कभी भी नहीं होगा। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सब तो मैंने डिटेल में सब कुछ पढ़ा रखा है, ये तो 1 शॉट सीरीज है, आपको उसी तरीके से इसको ट्रीट करना है। अगर हम बात करें आच्छादक फलन की, जिसे अंग्रेजी में ऑन टू कहते हैं, ठीक है, और एकाकी फलन को 1 फंक्शन कहते हैं, और शॉर्ट में से इंजेक्टिव भी कहा जाता है, एक फलन कहते हैं, ठीक है। और ऑन टू कहते हैं इसे अंग्रेजी में, आच्छादक को इसे सरजेक्टिव कहते हैं, सरजेक्टिव। अगर कोई फलन एकाकी और आच्छादक दोनों है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आच्छादक फलन क्या है, देखिए मेरे पास एक फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, ठीक है। माना मेरे पास एक फलन है जो कि ए से बी में जा रहा है, ये अपना भाई ए है, ये अपना भाई बी है, ठीक है। फलन जा रहा है इसके अंदर, ये अपना x होता है, ये अपना y होता है, फलन जा रहा है। तो आच्छादक कब होगा, आच्छादक कब होगा, जब सह प्रांत में, ये सह प्रांत है, पूरा बी सेट अपना सह प्रांत है, जब सह प्रांत के अंदर जितने भी अवयव हैं उन सब का प्री इमेज प्रांत में मिल जाए तो उसे हम आच्छादक फलन कहेंगे। अगर एक का भी छूट जाता है तो वो आच्छादक नहीं होगा, वो आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। और जब जब आच्छादक होगा, जब आच्छादक होगा तो जो रेंज होती है, जो रेंज होती है वो कोडोमेन के बराबर होती है। अगर कोई फलन आपका आच्छादक है तो रेंज मतलब परिसर जो होगा आपका, जो परिसर जो होगा वो आपके सह प्रांत के बराबर होगा। किसी भी फलन में अगर ये बात हो रही है तो फलन आच्छादक जरूर होगा। और आच्छादक का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि सह प्रांत में जितने भी अवयव बैठे हैं उन सब का प्री इमेज, प्रतिचित्रण प्रांत में मिलना चाहिए। अगर एक भी अवयव का छूट जाता है सह प्रांत से तो वो आच्छादक कतई नहीं होगा। अब इसका भी जो आंकिक प्रश्न हल किए जाते वो कैसे किए जाते अभी आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका प्रतिलोम फलन के बारे में, व्युत्क्रमणी फलन के बारे में। अगर कोई फलन व्युत्क्रमणी फलन होना चाहता है या हो है तो वो एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। ये हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल एकाकी के बारे में सीखा हमने, आच्छादक के बारे में सीखा। एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है, ठीक है, 100% आता है। जैसे ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन ये दे रखा है, तो हमारा परिभाषित फलन आर से आर में जा रहा है, ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए देखो जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना मैंने, छाट के चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं, सिलेक्टिव लिए हैं, और एग्जाम में यही बार बार आते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अगर आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को ही करके बैठ जाते हो एग्जाम में तो पूरा पेपर आपका यहीं से बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है करके लिखेंगे,
ठीक है, हमको क्या दे रखा है दोस्त, हमें फलन दे रखा है जो कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, और एफ एक्स जो हमारे पास है वो हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर। ये चीज़ क्या है दोस्त, ये संबंध है। एक्स क्या है, कोई भी फलन बिना संबंध के हो ही नहीं सकता, ये संबंध है। हर प्रश्न में आपको, फलन वाले प्रश्न में संबंध जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है एकाकी के बारे में। तो ये एकाकी नहीं है, मुझे देख के पता लग गया एकाकी फलन के बारे में। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देके भी दिखाऊंगा, चित्र बना के भी समझाऊंगा। इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास पूरी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आ जाती हैं काल्पनिक संख्या को छोड़कर। ये अपना x होता है, ये अपना y, और y एफ एक्स को y कहा जाता है। y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो मैंने यहाँ लिया है 1 लिया है, x की जगह पे 1 लिया। 1 वास्तविक संख्या में आता है, यहाँ रखना है x की जगह पर। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे -1 रखूँ, -1 का स्क्वायर करूँगा तो भी 1 आएगा। एक ने भी मुझे 1 दिया, -1 ने भी मुझे 1 दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा चूंकि f1 भी मुझे 1 दे रहा है और f-1 भी मुझे 1 दे रहा है, परंतु 1 और -1 इक्वल नहीं है, लेकिन इनका आउटपुट इक्वल आ रहा है, अतः यह एकाकी नहीं है। अतः यह एकाकी फलन नहीं है। ठीक, अब आ जाओ आच्छादक पे, नंबर 2 पे आ जाओ, आच्छादक। ठीक है, आच्छादक फलन पे आ जाते हैं। आच्छादक फलन में क्या है कि इसका देखो मैथमेटिक अप्रोच कैसे लिखा जाता है, माना करना होता है, माना एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, यानी कि वाई बराबर मेरे पास क्या है दोस्त, एक्स स्क्वायर है। यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना होता है। एक्स बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, √y। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √y। अब मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ कि आच्छादक क्यों नहीं है। ठीक है, इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, इसके पास भी पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। ये x होता है, ये y होता है, और x बराबर मेरे पास क्या, आपके पास √y है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि सह प्रांत के पास जितने भी अवयव होते हैं सभी का प्रतिचित्रण मिलना चाहिए। एक का भी प्रतिचित्रण छूट गया तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। मैं सिंपली क्या ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक ले लिया -2, एक अवयव ले लिया। -2 वास्तविक संख्या में होता है, r के अंतर्गत आता है। अब इसका अगर मुझे प्रतिचित्रण लिखना है तो यहाँ रखना होगा, माइनस के √2 आएगा, और माइनस के √2 वास्तविक संख्या में नहीं होता है। तो इसका प्रतिचित्रण ये है और ये इसके अंतर्गत नहीं है, तो खाली छूट गया, प्रतिचित्रण नहीं मिला, यानी कि आच्छादक नहीं होगा। लेकिन चूंकि y बराबर मैंने क्या ले लिया, -2 लिया जो कि वास्तविक संख्या में है, परंतु इसका जो प्रतिचित्रण है x बराबर √2, यहाँ रखेंगे -2, ये एक वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आता है। अतः क्या लिखोगे, अतः सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। मैं साइड भी हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले पाए, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि ये फलन दे रखा है, फलन n से n में जा रहा है, एक क्या की है किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, हल पे आ जाओ, दिया है मैं क्या दे रखा है दोस्त, हमें जो फलन हमें दे रखा है वो प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और हमें जो एफ एक्स दे रखा है प्यारे बच्चों, वो हमें 2x दे रखा है। ठीक है, तो हमें नंबर 1 चेक करना है
एक क्या की फलन। देखो कोई चीज हो रही है तो उसको हमें बाई लैंग्वेज लिखना होता है, सिद्ध करना वाला चीज, और कोई चीज मना करना है तो उदाहरण देके मना करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यदि, क्योंकि एक क्या की है सिद्ध करना है ना, x1 और x2 दो अवयव कहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से लेना होता है हमेशा, n से लेंगे। फिर हमें क्या करना है, मानना होता है, माना फंक्शन x1 किसके बराबर है, फंक्शन x2 के। तो यहाँ x के जगह पर एक बार x1 रखना है और x के जगह पर एक बार x2 रखना है। दो से दो कटा, x1 बराबर x2। ठीक है, अतः फलन ये क्या किए, फलन ने क्या किया। अगर इस चीज को आप बाई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो भी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में हमारा फलन जा रहा है, ये अपना x है और ये अपना y है, और y किसके बराबर, 2x के बराबर। एक रखूंगा, x की जगह पर एक मुझे 2 देगा, यहाँ 2 रखूंगा 2 मुझे 4 देगा। ठीक है, 3 रखूंगा 3 मुझे 6 देगा। तो ये एक क्या की तो है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। और यहीं से मुझे तरह से आइडिया लग गया कि भैया ये अच्छा तक नहीं होगा, क्योंकि जो संबंध है सिर्फ 2 का 4 का 6 के साथ है। यहाँ पे बेचारे ये छूट जा रहे हैं, 1 छूट गया, 3 छूट गया, 5 छूट गया, इनका भाई ये अकेले रह जा रहे हैं, इनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं बन रही है इधर से, है ना। 2 का बन गया, 4 का बन गया, 6 का बन गया, लेकिन जितने भी विषम संख्या है, वो बेचारे सिंगल रह जा रहे हैं, इनकी कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं रही भाई, है ना। अब एक भी छूट जाएगा ना बंदा घर से, तो वो फिर अच्छा तक नहीं होता, सबकी गर्लफ्रेंड बननी जरूरी है। ठीक है, सो देखो भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, अच्छा तक पे। अच्छा तक नहीं है, मना करके दिखाना है। ठीक है, अच्छा तक के लिए, तो अच्छा तक के लिए क्या करना होता है दोस्त, हमें मानना होता है, माना fx को y मानना होता है, और y बराबर हमारे पास क्या है दोस्त, y बराबर है 2x। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, चक्कर आ रहे हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। अभी ऐसा लग रहा था ना कि मैं गिर जाऊंगा, गिरते गिरते बचाऊं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र बना के मैं समझाता हूँ मैं आपको। ये अपना प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में फलन जा रहा है, ये अपना x होता है, ये अपना y होता है, और x बराबर हमारे पास क्या है, y/2। एक का भी मना कर देता है तो बात नहीं बनती है। जैसे मैंने एक ले लिया, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या में, अब इसका प्रतिचित्रण क्या होगा, y की जगह पे एक रखो, 1/2 प्राकृतिक संख्या में होता है, बिल्कुल नहीं, तो ये आज तक नहीं होगा। देखेंगे चूंकि y बराबर हमने एक लिया जो कि n में है, और इसका जो प्रतिचित्रण होगा x बराबर y/2 होगा, y की जगह रखा मैंने 1/2, तो प्राकृतिक संख्या में नहीं होता है, अर्थात इसका प्रतिचित्रण नहीं मिला। चूंकि चूंकि सहप्रांत सहप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत हो दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है बड़े नंबर में। कह रहे सिद्ध कीजिए कि नीचे दिए गए परिभाषित फलन जो कि n से n में जा रहा है, एक क्या की आच्छादक दोनों है, एक क्या की भी है और आच्छादक भी है। अब चित्र से ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ। जो मेरा फलन जा रहा है दोस्त, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, ये x इनपुट, ये हमारा आउटपुट। देखो आउटपुट दो प्रकार के हैं, ठीक है, आउटपुट हमारे दो प्रकार के हैं, x+1 है
और एक है x-1। ये कब है? जब आप x विषम लोगे, यहाँ से विषम लोगे तो ये विषम की स्थिति में है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में भी चित्र बना लेना। और ये कब लेना? जब x सम होगा। ठीक, सो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ दोस्त, अगर मैं एक रख लूंगा, एक क्या है विषम में, तो मुझे यहाँ रखना है। 1 + 1 मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 2 ले लो, यहाँ रखना पड़ेगा। x की जगह पे 2 - 1 मुझे मिलेगा 1। ठीक है, 1 का भी संबंध मिल रहा है, 2 का भी मिल रहा है। 3 रखोगे, विषम है, यहाँ रखना है 3 + 1 मुझे 4 मिलेगा। 4 सम है, यहाँ रखना है 4 - 1 कितना? 3। सभी का संबंध मिल रहा है, कोई खाली नहीं छूट रहा है। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। एक क्या की है, अभी मैंने 4 अवयव लिए, चारों के मिल गए प्रतिचित्रण। 2 का 1 है, 1 का 2 है, 4 का 3 है, 3 का 4 है। प्रतिचित्रण खाली नहीं छूट रहा है कि नहीं? तो चूंकि ये सिद्ध करना है, हमें आंसर पता है, तो जो सिद्ध करना है उनको वर्ड्स में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? दिया है ये तो करके दिया है, ये सब लिख देना, जगह कम है तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ। एक क्या की फलन के लिए एक क्या की फलन, क्योंकि ये सब प्राकृतिक संख्या से आ रहे हैं। यदि x1, x2 हम कहाँ से ले रहे हैं? यहाँ से लेना होता है, n से। माना फंक्शन x1 किसके बराबर है? फंक्शन x2 के बराबर है। तो यहाँ पर अपने को रखना है, ठीक है, फंक्शन x1 अगर फंक्शन x2 के बराबर है तो यहाँ पर रखना है। ठीक है, अगर x1 x2 दो केस लेने पड़ेंगे, यहाँ रखोगे, पहले वाले में रखोगे x1 + 1 बराबर x2 + 1। ठीक है, 1 से 1 कटा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक है, किस स्थिति मिली है? जब एक विषम की स्थिति मिली है, जब x1 x2 आपका विषम है। उसके बाद जब x1 x2 सम ले लोगे, ठीक है, ये हम कहाँ से ले रहे हैं? n से ले रहे हैं। फिर से वही बात आएगी, माना फंक्शन x1 बराबर क्या है? फंक्शन x2, तो यहाँ रखेंगे हम x1 - 1 x2 - 1 -1 से -1 कटा, x1 बराबर x2 आ गया। अतः ये क्या की है? ये क्या है प्यारे बच्चों? ये क्या की है, या बोल दोगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है? नंबर 2 पे आच्छादक। क्योंकि आपको पता है कि आच्छादक है, तो आपको शब्दों में लिखना है। मना करने के लिए दुनियादारी करते हैं, तो आपको क्या मना लिखना है? चूंकि, ऐसे लिखना है, चूंकि, ये चित्र भी बना के दिखा देना। चूंकि सहप्रांत की प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है, इसलिए, और ऐसे भी लिख सकते हो भैया, रेंज, आपका प्रेजेंटेशन और निकल जाएगा कि रेंज और कोडोमेन क्या आपस में बराबर है, अतः यह आच्छादक है। ठीक है, आराम से बन गया। 5 नंबर में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बड़े नंबर में, तो ये भी अपना आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारा फलन ए से बी में जा रहा है, ये ए के अवयव है, बी के अवयव है। फलन कुछ इस प्रकार हमें दे रखा है, चित्र बना के मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ए से बी में जा रहा है, ये ए है, ये बी है। ए के अंदर ये अवयव, बी के अंदर ये अवयव है। ठीक है, सो देखो प्यारे बच्चों, 1 मुझे 4 दे रहा है, 1 मुझे 4 दे रहा है, 2 मुझे 5 दे रहा है, 3 मुझे 6 दे रहा है। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। इसके पास 7 भी है, देखो बी के पास 7 भी है, 7 छूटा पड़ा है। चित्र से ही पता लग रहा है कि भैया एक क्या किया, लेकिन आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसका एक अवयव छूट गया। 7 का प्रतिचित्रण यहाँ नहीं मिल रहा है। एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्या की है। ठीक है, आच्छादक ये नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि F1 मुझे 4 दे रहा है, F2 मुझे 5 दे रहा है,
और F3 मेरे को 6 दे रहा है, ठीक है। लिखोगे सभी सभी अवयव का चित्रण अद्वितीय है, ठीक है, अद्वितीय है, इसलिए यह एक क्या की है, एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगर बोलता अच्छा तक तो अच्छा तक नहीं है, क्योंकि 7 का प्रतिचित्रण यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अच्छा तक नहीं है। अगला टॉपिक पे आ जाते हैं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर गॉफ फॉग नहीं एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो भाई कान खोल के और आँख खोल के, कान खोल के आँख खोल के देख लो, सुन लो, ये नई एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है। जी हाँ बिल्कुल है, और आपके सिलेबस में है, और एग्जाम में भी आता है 2 नंबर में। छोटे क्वेश्चन 1 नंबर में, बड़े क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, और है बड़ा आसान। देखो अगर हमारे पास 2 फलन है, एक फलन मेरा ए से बी में जा रहा है, देखो यहाँ बी पे खत्म हुआ, तो दूसरा फलन जी बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से सी में जा रहा है, ठीक है। तो इनका संयोजन कैसे होगा? 2 प्रकार का संयोजन हो सकता है, एक तो हो सकता है एफ ऑपरेशन जी, और एक होता है जी ऑपरेशन एफ, ठीक है। ये एक फलन ए से बी में गया, बी से सी में गया, तो गॉफ और फॉग निकालने के लिए आता है। कैसे निकाले जाते हैं प्रश्न, चलिए करते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे सिंपल जो पूछे गए हैं। उदाहरण नंबर 15, ये हमारा एक फलन है जो इससे इसमें जा रहा है, एक फलन एफ, और जी फलन इसी से इसमें जा रहा है, ठीक है। हमें F2 3 दे रखा है, F3 4 दे रखा है, F4 5 5 दे रखा है, G3 G4 7 दे रखा है, हमें G5 G9 11 दे रखा है। तो गॉफ हमें निकालना है, क्या निकालना है? गॉफ। ओके, जी ऑपरेशन F पे आ जाओ। F के पास अवयव कितने हैं? 2 3 4 5 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा G F2। F2 का मान कितना है दोस्त? F2 का मान 3 है, तो ये G3 बन गया। G3 G4 का मान क्या है? G3 का मान 7 है, ठीक है। फिर आ जाओ GOF, 2 के 2 का हो गया, अब आ जाओ 3 पे, इसको मैं ऐसे लिखना है GF3, ठीक है। तो F3 का मान क्या है दोस्त? F3 का मान 4 है, तो ये G4 बन गया, G4 का मान भी क्या है? 7 है, ठीक हो गया। फिर आ जाओ GOF, 3 का हो गया, 4 पे आ जाओ, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे F4, F4 का मान कितना है? F4 F5 का मान 5 है, ठीक है। रुको, G5, और G5 का मान क्या है दोस्त? G5 का मान 11 है, ठीक है। फिर आ जाओ GF, 4 हो गया, 4 के बाद क्या आ जाओ? 5 पे आ जाओ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं F5 का मान कितना है? F5 का मान 5 है, तो इसके जगह पे 5 आ जाएगा, G5 हो गया, और G5 का मान क्या है? 11 है। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। इतना आसान है, ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो फलन है आर से आर में जा रहा है, जी फलन आर से आर में जा रहा है, ठीक है। तो आपका Fx दे रखा है, Gx दे रखा है, आपको गॉफ और फॉग निकालना है, और बताना है कि गॉफ और फॉग आपस में इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आ जाते हैं गॉफ, ठीक है। इसको ऐसे लिखा है GFx। Fx का मान क्या है दोस्तों? Fx का मान दे रखा है cos x, ठीक है। Fx का मान मुझे cos x दे रखा है। अब g वाले फलन में x की जगह पे cos x रखना है। ये g वाला फलन है ना, इस x की जगह पे मुझे क्या रखना है? cos x रख देना है। तो 3 है, x की जगह पे क्या रखना है? cos x, ऊपर स्क्वायर है लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। ये मुझे मिला गॉफ। अब मुझे निकालना है फॉग। अब मुझे क्या निकालना है? फॉग। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, ठीक है। ये ओ का मतलब ऑपरेशन से होता है, ठीक है, अभिक्रिया से होता है, क्रिया। तो एफ हो गया। जी एक्स क्या है अपने पास मेरे भाई? जी एक्स मेरे पास है 3x स्क्वायर, रख दिया। अब एफ वाले फलन में जहां पर x है वहां क्या रखना है? 3x स्क्वायर रख देना है। कॉश x की जगह पे क्या रख दिया? 3x स्क्वायर। तो आप खुद देखो, ये फॉग है, ये गॉफ है, क्या दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं? नहीं है। तो यहां लिख दोगे समीकरण 1 व 2 से
ये क्या हो जाएगा कि जो भैया गॉफ है वो फॉग के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक आ जाता है जो कि इस साल मतलब पिछले साल जो एग्जाम हुआ बोर्ड एग्जाम में, बच्चे खुद को इतना ओवर स्मार्ट समझते हैं। मैं बार बार बोलता रहा कि भाई व्युत्क्रमणी फलन आपके सिलेबस में है, कर लो एग्जाम में आएगा। नहीं सर, नहीं आएगा। हमारे सर ने मना किया है, हमारे सर ने मना किया है। भाई ये नई एनसीईआरटी बुक से ही लेके आया हूँ मैं। पिछले साल भी बच्चों को मैंने बोलता रहा कि ये नहीं, एग्जाम में आ गया, 8 नंबर में आया है यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड्स में 5 नंबर में आया है, और इस साल भी आएगा। टॉपिक का नाम क्या है? व्युत्क्रमणी फलन। ठीक है, क्या नाम है? व्युत्क्रमणी फलन। तो व्युत्क्रमणी फलन क्या होता है? एक ऐसा फलन जो एक एक और अच्छा तक दोनों वही फलन व्युत्क्रमणी हो सकता है। सीधी बात बताऊं तो हमें अगर कोई किसी फलन को व्युत्क्रमणी दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में कुछ अलग टेक्निक है। हमें यह दिखाना होता है, अगर हमें एक फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं कि जी फंक्शन दे रखा है जो वाई से एक्स में जा रहा है, ठीक है, तो एक नया फंक्शन आप निकालोगे एफ। जी फंक्शन दिया होगा, आप एक फंक्शन एफ बनाओगे, वो एफ फंक्शन व्युत्क्रमणी होगा। अगर वो एफ फलन व्युत्क्रमणी है तो जी के साथ ऑपरेट होके क्या देगा? आई एक्स देगा, और एफ ऑपरेशन जी के साथ ऑपरेट करके क्या देगा? आई वाई देगा। अगर ये दो चीज दे रहा है तो वो जो फलन हमने नया बनाया है, जी दे रखा था, हमने एफ बनाया है, तो वो जो एफ फलन है वो आपका क्या होगा? व्युत्क्रमणी फलन होगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम हलवा है। किसी 5वीं कक्षा के बच्चे को उठाकर मैं अगर क्वेश्चन सिखा दूं वो भी कर देगा, इतना आसान है। चलिए करते हैं। और ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था 8 नंबर में, और इस साल भी आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए हल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ तो लें, हल पे तो बाद में करेंगे ना। कह रहे हैं मान लीजिए कि फलन मेरा n से y में जा रहा है, और फलन कुछ इस प्रकार है, 4x + 3 है, द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां y को ऐसा डिफाइन किया गया है, y हमारा n से आ रहा है, y बराबर 4x + 3 है, x हमारा n से आ रहा है। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणी है और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। देखो f तो हमें दे रखा है, तो नया फलन हमारा व्युत्क्रमणी हम g बनाएंगे। अगर g ने इसको और इसको संतुष्ट कर दिया तब तो वो फलन जी हमारा क्या होगा? व्युत्क्रमणी होगा। सीधी सी बात है। तो बनाते हैं, कैसे लिखा जाएगा एग्जाम में दिया है। एग्जाम में जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूं। दिया है अपने को एफ एक्स क्या दे रखा है दोस्त? 4x + 3। तो माना एफ एक्स को हमें क्या मानना होता है दोस्त? y मानना होता है। तो y बराबर अपने पास क्या है? 4x + 3 है। यहां से आपको x का मान निकालना है, प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें x मिल गया इतना, x बराबर ये है। तो अब हम g बना लेंगे और यदि हमें क्या फलन दे रखा था? f दे रखा था, ये g y में आ रखा है तो g y लिखेंगे। g y फलन मेरे पास क्या है? y - 3/4। ये मेरा प्रतिलोम फलन है होगा, ये प्रतिलोम फलन होगा अगर वो दो प्रॉपर्टी, अगर ये चीज f ऑपरेशन g i y आ जाए, g ऑपरेशन f i x आ जाए, तो ये फलन मेरा क्या होगा? प्रतिलोम फलन होगा, जो कि होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा। अब क्या चेक करूंगा भाई? वो दो चीज चेक करूंगा, एक तो है f ऑपरेशन g, और उसके बाद दूसरा चेक करना होगा मुझे g ऑपरेशन f। ये दो चीज मेरे को चेक करनी है। अब देखो कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, f आपका x में है, g आपका y में है, तो अगर g y में है तो यहाँ g y लिखोगे। कैसे लिखा जाएगा इसको? ऐसे f g y क्या है दोस्तों? लिख दो यहाँ पर g y आपका है y - 3/4। अब आपको क्या करना है? f वाले फलन में, ये f वाला फलन है, ये f वाला फलन है ना, f वाले फलन में जहां जहां आपका x है वहां क्या रख देना है? ये चीज रख देनी, y - 3/4 रख देना है। रखो, 4 है, और x की जगह पे रख देंगे y - 3/4, और प्लस में कितना है? 3 है, रख दिया हमने।
4 से 4 कटा, तो यहाँ पे आ गया y माइनस का 3 प्लस का 3, इससे ये कटा, y आ गया। f ऑपरेशन g क्या आना चाहिए था, आई वाई आना चाहिए था, आ गया। चूंकि f ऑपरेशन g आपको क्या मिला, आई वाई मिला। y बोले तो आई वाई, सिंगल y और सिंगल x आना चाहिए। आई वाई बोले तो y आना चाहिए सिंपल, और उसको हल करोगे तो x आना चाहिए। अब g ऑपरेशन f, f के साथ यहाँ क्या है, x है, तो यहाँ x रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, g एफ एक्स। ठीक, तो एफ एक्स का मान क्या है दोस्त, एफ एक्स का मान है 4x प्लस 3, रख दिया मैंने 4x प्लस 3। अब मुझे g वाले फलन में जहाँ y है वहां पर क्या रखना है, 4x प्लस 3 रखना है। ये g फलन है, जहाँ y है वहां मुझे क्या रखना है, 4x प्लस 3 रखना है। रखो, y की जगह पे मुझे रखना है 4x प्लस 3। ठीक है, फिर रख दिया मैंने y की जगह पे, फिर अपना यहाँ -3 है, टोटल के बट्टे में क्या है, 4 है। ठीक है, 4x प्लस का 3 माइनस का 3 घटा, बट्टे में 4, 4 से 4 घटा, ये आ गया x, आ गया सिंगल x। तो g ऑपरेशन एफ एक्स क्या आ जाएगा, आई एक्स। समीकरण नंबर 2 बोल दो इसको, समीकरण नंबर 1 बोल दो। लिखोगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि जी वाई बराबर y माइनस 3 बट्टे 4 प्रतिलोम फलन है। ठीक है, ये एक प्रतिलोम फलन है, किया इसे। ठीक है, ये एक प्रतिलोम फलन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। हेलो कर दो, आपका नाम क्या है, नाम बताओ, यहाँ पे माइक पे बोलो, सब देख रहे हैं आपको, पता, नाम बताओ। नाम बताओ, सब कोई नहीं देख रहा, बताओ नाम क्या है आपका, क्या नाम है आपका, धृति। धृति, आगे, चलो जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। देखो मैं सिलेक्टिव लेके आया हूँ, अगर आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ वीडियो, जाके देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, जिससे आपका एक बार प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये सीरीज जब खत्म होगी, इसके बाद आपको जो सीरीज नहीं मिलेगी उसमें चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र मिलाकर और इम्पोर्टेंट लाऊंगा, वहाँ पे क्वेश्चन मिक्सेस होंगे, वहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ऐसा जैसे पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ फिर क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो बच्चों को फायदा होगा। आपके बेहतर के लिए जो बेहतर हो सकता है वही करा रहा हूँ मैं। अगर मैं स्टूडेंट होता आपकी तरह तो मैं पहले सारा सिलेबस खत्म होने के बाद पहले रिवीजन करता, तो वही रिवीजन वीडियो लेके आया हूँ विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद जाके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हाथ लगाता। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में बड़े नंबर पूछा जाता है। बिहार बोर्ड, बाकी बोर्ड्स में बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड पूछा ही जाता है, और यूपी बोर्ड में ये 8 नंबर में आता है, बड़े नंबर में आता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं अगर R1 तथा R2 समुच्चय ए में तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसने पहले ही बोल दिया है कि R1 और R2 ऑलरेडी तुल्यता संबंध है। अगर R1 तुल्यता संबंध है तो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अगर R2 तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक वो भी होगा। तीनों चीज दोनों संतुष्ट करेंगे, और उसके उपयोग से हमें ये दिखाना है। चलिए नंबर 1 पे आ जाते हैं। नंबर 1 हमारा क्या दोस्त, स्वतुल्य। कैसे लिखा जाएगा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध की बात हम करते हैं। समुच्चय हमारा ए दे रखा है। ठीक है, यदि ए, ए
R1 में है, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि R1 स्वतुल्य है। अगर R1 स्वतुल्य है तो खुद का संबंध खुद के साथ तो होगा ही है, ठीक है। और एवरी ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए। फिर उसके बाद बात करो, यदि A1 A R2 में है, क्यों है, क्योंकि R2 स्वतुल्य है। अब R1 R2 स्वतुल्य को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि R1 और R2 तुल्यता संबंध है। अगर ये तुल्यता है तो स्वतुल्य समित संक्रामक तीनों है ये। और एवरी ए बिलोंग्स टू, अगर ये चीज R1 में भी है, ये चीज R2 में है, तो ये चीज दोनों में है, इनके उभयनिष्ठ में आ जाएगा। अर्थात ए R1 इंटरसेक्शन R2 में जरूर होगा। ये चीज दोनों में आ रही है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में उभयनिष्ठ। अतः और एवरी ए बिलोंग्स टू ए, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 एक स्वतुल्य संबंध है, एक स्वतुल्य संबंध। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 आपका क्या है दोस्त, नंबर 2 है आपका सम्मित। ठीक है, सम्मित संबंध की अगर मैं बात करूं, देखिए ये कैसे होगा। माना माना ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी मैं मान लेता हूं कि R1 इंटरसेक्शन R2 में है, मैंने मान लिया, ठीक है। अगर ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो मुझे क्या दिखाना है कि बी कॉमा ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में होगा। तो यहाँ से मुझे दो चीज़ मिलेगी, क्या मिलेगी, दो चीज़ मुझे क्या मिलेगी। अगर ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में, तो सीधा सीधा मतलब है कि ए कॉमा बी R1 में भी है और ए कॉमा बी मेरी R2 में भी है ना। अगर ये इसके उभयनिष्ठ में, तो इसका सीधा मतलब ये चीज़ इसके पास भी है और ये चीज़ इसके पास भी है। अगर ए कॉमा बी R1 में है, सीधी सी बात है, बी कॉमा ए बी कहाँ होगा, R1 में होगा, और बी कॉमा ए आपका R2 में भी होगा। क्यों, क्योंकि R1 और R2 पहले से ही क्या है, तुल्यता संबंध है, सम्मित है। क्यों, क्योंकि R1 व R2 तुल्यता संबंध है। कारण जरूर देना। ठीक है। अब बी कॉमा ए R1 में भी है, बी कॉमा ए R2 में है, इसका सीधा मतलब है कि बी कॉमा ए किधर होगा मेरे भाई, R1 इंटरसेक्शन R2 में भी होगा। ये लेके चले थे, ये आपको मिल गया। अतः R1 इंटरसेक्शन R2 सम्मित संबंध है। तो मैंने आपको स्वतुल्य भी दिखा दिया, मैंने आपको सम्मित भी दिखा दिया। अब हम बात करेंगे संक्रामक की। नंबर 3, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में हम क्या करेंगे, माना ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, वह बी पे खत्म किया तो बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बी कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में है। तो हमें क्या चाहिए, ए कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाए, ए कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में आ जाए तो संक्रामक हो जाएगा। तो देखो भाई, अगर ए कॉमा बी R1 इंटरसेक्शन R2 में है, तो इसका सीधा मतलब क्या है, यहाँ से दो चीज़ निकलेगी और यहाँ से भी दो चीज़ निकलेगी। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर ए कॉमा बी आपका R1 में भी है और ए कॉमा बी आपका R2 में भी है, इसी प्रकार देखो यहाँ से आ जाएगा बी कॉमा सी R1 में भी है और बी कॉमा सी आपका R2 में भी है। लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ। अब आप खुद देखो, ए कॉमा बी R1 में
ए कॉमा बी R2 में है, तो यहाँ से R1 और R2 ऑलरेडी क्या है, तुल्यता संबंध है। अगर ए कॉमा बी R1 में, बी कॉमा सी R1 में है, यहाँ देखो चूंकि यहाँ से आपके आंखों के सामने है ना, ए कॉमा बी R1 में है, वो बी कॉमा सी R2 में है, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ, ए कॉमा सी, अरे यार R1 में लिखूंगा ना, ए कॉमा सी R1 में है, ठीक है ना, क्योंकि R1 क्या तुल्यता संबंध है। R1 तुल्यता संबंध है। अब आप देखो फिर से आ जाओ यहाँ पर, ए कॉमा बी R2 में है और बी कॉमा सी R2 में है, तो इसका सीधा मतलब है कि ए कॉमा सी कहाँ है भाई, R2 में, क्योंकि R2 तुल्यता संबंध है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप देखो मेरे भाई, ए कॉमा सी R1 में है, ए कॉमा सी R2 में है, इसका सीधा मतलब है कि ए कॉमा सी R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है। आप ये चीज लेके चले थे और आपने ये दिखा दिया, अतः R1 इंटरसेक्शन R2 संक्रामक है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो गया होगा विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। वीडियो मैंने छोटी रखनी है, मुझे पता है आपका लिए हर एक समय इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू में आपका 3 घंटे 4 घंटे समय नहीं लूंगा, मेरी वीडियो छोटी होंगी, छोटी मगर काम की होंगी, ठीक है। आप किसी को भी दिखा दीजिए, आपको हर वीडियो में हर टॉपिक कवर मिलेगा विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में, ठीक है। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।